ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। खबर गवाह है और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। आईएसआई से जुड़े 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादियों के निशाने पर अनमोल विश्नोई था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। आतंकी शहजाद भट्टी से ये तीनों जुड़े हुए थे। एमपी, यूपी और पंजाब से गिरफ्तारियां की गई हैं। अनमोल विश्नोई ने शहजाद भट्टी के खिलाफ शिकायत की थी। तो ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। आईएसआई से जुड़े 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 राज्यों से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी शहजाद भट्टी का जो पूरा मामला है, अनमोल विश्नोई ने शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। आतंकी शहजाद भट्टी से ये तीनों आतंकी जुड़े थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से इनकी गिरफ्तारी की गई। अनमोल विश्नोई ने शहजाद भट्टी के खिलाफ शिकायत की थी और उसके बाद से ये एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआई से ये आतंकी जुड़े हैं। 3 राज्यों से गिरफ्तारी हुई। आतंकी शहजाद भट्टी से भी संपर्क इनका बना हुआ था। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है और ये जो तीनों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका संपर्क शहजाद भट्टी से था। एमपी, यूपी और पंजाब से इनकी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल अनमोल विश्नोई ने शहजाद भट्टी के खिलाफ शिकायत की थी और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो आतंकियों के निशाने पर अनमोल विश्नोई था और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने इन तीनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 3 राज्यों की जो बात है, 3 राज्यों से 3 आतंकी गिरफ्तार हुए। और दूसरी तस्वीर शहजाद भट्टी की हम आपको दिखा रहे हैं। इनसे इन तीनों का संपर्क था। अनमोल विश्नोई इनके निशाने पर था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने इन तीनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ चल रही है। तो बड़ी साजिश नाकाम हुई। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं एमपी, यूपी और पंजाब से। और अब बात कर लेते हैं एसआईआर प्रक्रिया की। यूपी समेत कई राज्यों में जारी एसआईआर के बीच कई बीएलओ और दूसरे कर्मचारियों की मौत के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। यहां आरोप लग रहा है कि एसआईआर का ऐसा दबाव बनाया जा रहा है जिसकी वजह से बीएलओ और दूसरे कर्मचारी तनाव में हैं और इसी वजह से उनकी मौत हो रही है। राजस्थान के धौलपुर में बीएलओ अनुज गर्ग की मौत हुई है, जिनके परिवार का आरोप है कि एसआईआर को लेकर लगातार दबाव बन रहा था और उसी तनाव की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह की खुदकुशी का मामला भी सामने आया है, जिनके पास से सुसाइड नोट मिला है और इस सुसाइड नोट में सर्वेश सिंह ने अपनी मौत के लिए एसआईआर प्रक्रिया को ही जिम्मेदार ठहराया है। यूपी के बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी की भी मौत हुई। तो यूपी के देवरिया में लेखपाल आशीष कुमार की भी जान गई है, जिनके परिजनों ने भी उनकी मौत के लिए एसआईआर प्रक्रिया को जिम्मेदार बताया है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये 4 जो मौत के मामले सामने आए हैं। पहला मामला है धौलपुर राजस्थान का, जहां के बीएलओ अनुज गर्ग की मौत हुई। दूसरा मामला है मुरादाबाद यूपी का, जहां पर बीएलओ सर्वेश सिंह ने खुदकुशी की। तीसरा मामला है बिजनौर यूपी की बीएलओ शोभा रानी की, जिनकी मौत हुई। और यूपी देवरिया के लेखपाल आशीष कुमार की मौत हुई। और इन चारों ही मामलों में परिजनों का सीधा आरोप है कि जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसके दबाव की वजह से इन लोगों की जान गई है। तो राजस्थान में एक और बूथ लेवल ऑफिसर की मौत की खबर सामने आई। धौलपुर में अनुज गर्ग की कल देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अनुज के परिवार वालों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान अनुज का निधन हो गया। इससे पहले बीएलओ अनुज गर्ग रात 1 बजे एसआईआर से जुड़ा काम कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक बेचैनी होने लगी। उनके सीने में दर्द की शिकायत आई और ऐसे में अनुज के परिजन एसआईआर के दबाव में उनकी मौत बता रहे हैं। हालांकि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। अनुज गर्ग के घर में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का सीधा आरोप यह है कि उन पर एसआईआर का दबाव इस कदर था कि उसी दबाव के चलते उनकी जान चली गई। मेरा नाम अनुपम गर्ग है। मेरा भाई अनुज गर्ग जो सरकारी टीचर था, वो बीएलओ का कार्य भी था उसके पास। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कार्य करता था बीएलओ का। तो इसकी वजह से उसके मानसिक दबाव में आ गया, सीने में दर्द उठा। रात के 1 बजे के करीब उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल ले गए।
राजस्थान के बाद यूपी की बात करते हैं। यूपी के मुरादाबाद में जहां पर बीएलओ की खुदकुशी का मामला सामने आया। आरोप है कि एसआईआर का टारगेट पूरा नहीं कर पाने की वजह से बीएलओ सर्वेश सिंह दबाव में थे और इसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। सर्वेश सिंह के शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए एसआईआर को लेकर बनाए जा रहे दबाव को जिम्मेदार बताया है। मृतक बीएलओ सर्वेश सिंह के परिवार का भी यही आरोप है कि अधिकारियों की तरफ से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो परिजनों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके का आरोप सर्वेश सिंह पर बनाया जा रहा था एसआईआर को लेकर, उसी दबाव में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। वहीं यूपी के बिजनौर में महिला बीएलओ शोभा रानी की मौत का मामला भी सामने आया। यहां पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद शोभा रानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बीएलओ शोभा रानी के घर वालों का भी आरोप है कि रात भर एसआईआर के काम का लोड होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। बीएलओ शोभा रानी धामपुर इलाके के रहने वाली थी, जहां पर उनकी मौत से हड़कंप मच गया। तो ये तस्वीर भी सामने आई और शोभा रानी के भी परिजनों का यही कहना है कि उन पर एसआईआर का दबाव था और इसी वजह से उनकी जान गई है। यूपी के देवरिया में भी एक लेखपाल की मौत हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि लेखपाल की मौत एसआईआर के दबाव में हुई है, क्योंकि काम करने का दबाव उन पर बहुत ज्यादा था। आज सुबह जब लेखपाल का शव उनके गांव पहुंचा तो परिजनों और लेखपाल संघ के दूसरे साथियों ने शव को रखकर हंगामा किया। परिजनों की मांग है कि मृतक लेखपाल के 2 बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया जाए और 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। परिजनों का हंगामा देख एसडीएम और तमाम अधिकारी मृतक के परिजनों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों में दुख भी है और गुस्सा भी है, क्योंकि वो लगातार एसआईआर के जरिए जो काम चल रहा है उस प्रक्रिया को मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। तो अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें हर जगह परिजनों का यही कहना है कि एसआईआर का दबाव इतना ज्यादा है कि उनके परिजनों की जान चली गई। वहीं एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ की मौत पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि काम के दबाव की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। जब अव्यावहारिक तरीके से जरूरत से ज़्यादा काम जल्दबाजी में अपनी मन मर्जी के हिसाब से आयोग और अधिकारी कराना चाह रहे हैं, तो हर बीएलओ की क्षमता नहीं है इस दबाव को झेलने की। उनको एफआईआर की धमकी देना, नौकरी ले लेने की धमकी देना आयोग की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको प्रॉपरली कंपनसेट करे। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौलाना मदनी की। भड़काऊ बयान देने के मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का विरोध शुरू हो गया है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मौलाना मदनी का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौलाना मदनी के बयान को देश विरोधी बताते हुए केस दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, और बयान भी उनका मध्य प्रदेश से ही सामने आया था। ऐसे में मध्य प्रदेश में मौलाना मदनी के खिलाफ जमकर विरोध हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौलाना मदनी का पुतला फूंका, विरोध जताया और बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जो मौलाना मदनी ने बयान दिया है वो देश विरोधी है। और इसी को लेकर इन लोगों ने यह भी मांग की कि मौलाना मदनी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए देशद्रोह का और गिरफ्तारी भी की जाए। मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, इसलिए वो सुप्रीम नहीं रहा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और मौलाना मदनी की तरफ से ये बयान भी सामने आया था कि वंदे मातरम जो लोग बोलते हैं वो मुर्दा कौमें हैं, और इसी को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। बात करते हैं बरेली की, जहां पर दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। यहां पर एक व्यक्ति को उसी टैंकर ने सड़क पर कुचल दिया जिससे वो कुछ पल पहले नीचे उतरा था। वहीं इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर सड़क किनारे मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आंवला इलाके की हैं, जहां पर अधेड़ उम्र का व्यक्ति टैंकर से उतरता हुआ दिख रहा है और
उसके बाद वो सड़क पर चलने लगता है, लेकिन इसी दौरान ड्राइवर टैंकर को आगे बढ़ाता है जो सड़क पर चल रहे उस व्यक्ति को कुचल देता है। कुछ पल पहले ही टैंकर से नीचे उतरा था और इस हादसे का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि टैंकर के ड्राइवर की लापरवाही से व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया है। तो आप देखिए, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो टैंकर से उतरता है और उन्हीं के ऊपर से टैंकर निकल जाता है और मौके पर ही बेहद दर्दनाक मौत बुजुर्ग की हो गई। और ये खौफनाक हादसा बरेली के आंवला क्षेत्र में हुआ है। अब पुलिस ने इस टैंकर को जब्त कर लिया है और उसके बाद आगे की जांच चल रही है। तो बरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर टैंकर ने व्यक्ति को कुचल दिया और अब उसी पूरे हादसे की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। अब राज्यों में एसआईआर 11 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है। फाइनल ड्राफ्ट 16 दिसंबर को जारी होगा, लेकिन उसके पहले इस प्रक्रिया में अब तक 30 मौत हो चुकी है। इसमें 24 घंटे में एक लेखपाल समेत 3 बीएलओ के मौत की खबर है। एसआईआर और बीएलओ पर देखिए हमारी खास पेशकश घंटी बजाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आप सभी से है सीधा सरोकार। घंटी बजाओ में आज बात उस प्रक्रिया की जो कुछ लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इस वक्त देश के 12 राज्यों में चल रहा है। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना है। चुनाव आयोग ये काम बीएलओ से कराता है, लेकिन अब यही बीएलओ चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। मानसिक दबाव तो एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। फांसी लगा लिया अचानक सुबह। अब इनके ऊपर कोई दबाव रहा होगा। रात में हम लोग 1:30 से 2 बजे तक काम करते हैं घर में। वोटर लिस्ट सुधार अभियान इसी महीने की 4 तारीख से शुरू हुआ था। 5 दिन बाद यानी 4 दिसंबर को यह काम पूरा होना है। वक्त कम है और काम ज्यादा। 5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर के पास 51 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के घर दस्तक देने की जिम्मेदारी है। सबसे फॉर्म भरवाना है और उसे ऑनलाइन अपडेट भी करना है, यानी डिजिटाइजेशन भी होना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं काम का यही दबाव तो बीएलओ की जान नहीं ले रहा। अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना है। क्या उसका दबाव बीएलओ की मौत की वजह बन रहा है? अगर नहीं तो यूपी के गोंडा में रहने वाले बीएलओ विपिन यादव ने यह बयान क्यों दिया, वो भी अपनी मौत से ठीक पहले। क्यों खाए? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? एसडीएम, डीडीओ, लेखपाल और सबका यही दबाव था। विपिन ने अपनी मौत से पहले गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन को अस्पताल में ये बयान तब दिया जब उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू लाया गया था। क्यों खाए? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? एसडीएम, डीडीओ, लेखपाल और सबका यही दबाव था। तो क्या वाकई बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं? चुनाव आयोग की दी डेडलाइन उनकी डेथ की वजह बन रही है?
अगर नहीं तो क्या विपिन यादव झूठ बोल रहे थे? मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले विपिन यादव गोंडा के जैतपुर में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, जो SIR में BLO की ड्यूटी कर रहे थे। इस बीच संदिग्ध परिस्थितियों में उन्होंने जहर खा लिया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विपिन की मौत और उनके आखिरी वीडियो को लेकर जब गोंडा के ADM आलोक कुमार से सवाल पूछा गया तो साहब वही रटा रटाया जांच वाला जवाब देने लगे। सर, इस घटना की पूरी जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा CRO साहब को और SP पश्चिमी साहब की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, जो कि सभी कारणों को, सभी तथ्यों की जो है जांच करेगी। जांच के उपरांत जो भी उचित होगा उचित निष्कर्ष जल्दी प्रस्तुत करेगी। जौनपुर में विपिन यादव के घर मातम पसरा है। परिवार का भी यही कहना है। विपिन बेहद दबाव में काम कर रहे थे। वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो OBC वोटरों को वोटर लिस्ट में से SIR वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? SDM BLO और SDM लेखपाल BDO। BLO की सुसाइड का मामला MP से भी सामने आया है। दतिया में BLO और सरकारी शिक्षक 50 साल के उदयभान ने स्कूल के बाथरूम में फांसी लगा ली। यहाँ भी परिवार SIR के जल्द पूरा करने के दबाव को ही सुसाइड की वजह बता रहा है। बहुत ज्यादा मानसिक रूप से डिप्रेशन में चल रहे थे। 10-15 दिन से BLO का भी उन पर चार्ज आ गया, तो उसके चक्कर में वो और ज्यादा डिप्रेशन में। तो उन्हें ये लग रहा था कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारे साथ सस्पेंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। एक BLO ने स्कूल में ही आत्महत्या की है। अभी उसका कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है कि किस कारण से आत्महत्या की है, लेकिन इस मीडिया से मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी कार्य दिए जा रहे हैं, तो शासन के द्वारा दिए जा रहे हैं। चुनाव के जो कार्य होते हैं वो पहले से ही BLO को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं और ये शासन के निर्देशानुसार दिए जाते हैं। इसमें उनको अलग से भत्ता भी दिया जाता है। परिवार कह रहे हैं BLO दबाव में काम कर रहे थे, अधिकारी किसी भी तरह के दबाव से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच BLO की मौत के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। 7 राज्यों में 28 BLO की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 8, गुजरात में 6, उत्तर प्रदेश में 5, पश्चिम बंगाल में 5, राजस्थान में 2, केरल और तमिलनाडु में 1-1 मामला सामने आ चुका है। इनमें से 9 मामले तो अकेले खुदकुशी के हैं। तो सच क्या है? इन मौतों के पीछे की असल वजह क्या है? देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले 2003 में SIR हो चुका है। तब न कहीं विरोध हुआ, न खुदकुशी के मामले सामने आए। फिर इस बार ऐसा क्या हो गया? कोई BLO खुदकुशी कर रहा है, किसी की मौत हार्ट अटैक से हो रही है, तो किसी की ब्रेन स्ट्रोक से। क्या इसकी वजह काम की डेडलाइन है, जो अब BLO की डेथ की वजह बन रही है? क्योंकि 2003 में जब SIR हुआ था, तब BLO को 6 महीने का वक्त मिला था, लेकिन इस बार उन्हें केवल 1 ही महीना मिला है। यानी अगले 5 दिन में सभी BLO को SIR का काम पूरा करना है। तो क्या इससे BLO दबाव महसूस कर रहे हैं? काम जल्द पूरा करने के लिए BLO के ऊपर बैठे अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। BLO पर काम पूरा करने का प्रेशर है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। क्या विभागीय एक्शन होने के डर से खुदकुशी कर रहे हैं? परिवार और राजनीतिक दल तो यही कह रहे हैं। जो ये SIR के माध्यम से ये पूरी तरीके से लोगों का वोट कटवाना, लोगों को दबाव बनाना, SDM ने प्रताड़ित किया, BDO ने प्रताड़ित किया, लेखपाल ने प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। 52-year-old Rinku Taraftar committed suicide. Rinku has also left behind a suicide note. The suicide note is in Bengali. She says, "Ami বাঁচতে চাই, मैं बचना चाहती हूँ। আমার এই পরিণতির জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। मेरे ये अवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है।"
लेकिन चुनाव आयोग इससे इत्तेफाक नहीं रखता। चुनाव आयोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि बीएलओ पर किसी तरह का दबाव है। उसके मुताबिक कुछ मामलों को छोड़ दें तो सामान्य रूप से बीएलओ पर काम का ज्यादा दबाव नहीं है। एक बीएलओ को लगभग 950 फॉर्म एक महीने में बांटने और जमा करने होते हैं, जिसका मतलब एक दिन में औसतन 30 से 32 फॉर्म। अपने इन दावों के बीच चुनाव आयोग को यूपी के देवरिया से आई ये तस्वीर देखनी चाहिए। देवरिया के रुद्रपुर में 44 साल की बीएलओ रंजू दुबे की अचानक तबीयत बिगड़ी, बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। रंजू दुबे के पति जगदम्बा दुबे ने बताया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रंजू दुबे पर फॉर्म भरने का दबाव बनाया गया था, जिससे वो डिप्रेशन में आ गई थी, जो उनकी मौत की वजह बना। हालांकि प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। मीटिंग में हुआ कि सभी बीएलओ को 50 फार्म ऑनलाइन करना है और वो भी 10 बजे तक। जो भी 10 बजे तक नहीं कर पाएंगे उनको तहसील में बुलाया जाएगा और तहसील में कराया जाएगा। इसी के चलते उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ने लगा हेडेक से और अंत में उनका हार्ट अटैक हो गया। यूपी के बरेली में बीएलओ सर्वेश गंगवार की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी। जांच के बाद पता चला हार्ट अटैक से मौत हो गई। सर्वेश गंगवार के भाई का भी वही आरोप है। सर्वेश कुछ दिन से काम के दबाव में थे, जिसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। इसी तरह लखनऊ में विजय कुमार, एमपी के शहडोल में मनीराम, दमोह के सीताराम, पश्चिम बंगाल की नमिता, जयपुर के मुकेश, गुजरात की कल्पनाबेन पटेल के परिवार का भी यही आरोप है। ऐसे में सवाल ये है कि एसआईआर की डेडलाइन पूरी करने के लिए बीएलओ पर चुनाव आयोग, डीएम, एसडीएम, बीडीओ दबाव बना रहे हैं। अगर हाँ, तो इसके खिलाफ घंटी बजाने का वक्त आ गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? एक बूथ लेवल ऑफिसर अपनी मौत से ठीक पहले बयान देता है। एसआईआर के लिए उस पर अधिकारियों का दबाव था। चुनाव आयोग मौत की जांच की बात तो कह रहा है, लेकिन किसी तरह के दबाव से इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग की दलील अपनी जगह है, लेकिन एसआईआर के काम में लोगों को लेकर ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है, वो गंभीर सवाल उठा रही है। यूपी के फतेहपुर में शादी से एक दिन पहले बीएलओ जब काम पर नहीं पहुंचे तो अधिकारी घर आ धमकी। आरोप है इसी तनाव में बीएलओ ने जान दे दी। तो हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हमको लेकिन उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। काजल की आंखों में कल तक नई जिंदगी के ना जाने कितने सपने थे, हसरतें थीं, ख्वाहिशें थीं, लेकिन एक ही पल में सारे सपने टूट गए। हसरतें मिट गईं, ख्वाहिशों का गला घुट गया। अब बचे हैं तो केवल आंखों में ये आंसू और दर्द, जिसके साथ काजल को न जाने कब तक जीना पड़ेगा। काजल की शादी 26 नवंबर को सुधीर कुमार से होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले यानी 25 तारीख को सुधीर ने मौत को गले लगा लिया। सुधीर कुमार लेखपाल के पद पर तैनात थे, साथ ही यूपी में जारी एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। खुदकुशी की वजह यहां भी वही बताई जा रही है, एसआईआर के लिए काम का दबाव, परिवार कह रहा है। सुधीर ने शादी के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी के बदले एसडीएम की तरफ से धमकी दी गई। एसआईआर फॉर्म भरवाने का दबाव डाला गया, कहा गया नौकरी करनी है करो वरना निलंबित कर देंगे। आरोप यह भी है कानून को शिवराम ने घर पर आकर सुधीर को धमकाया। कानून को की तरफ से सुधीर के भाई को एक पेपर दिया गया, जिसे देखकर सुधीर डिप्रेशन में आ गए और कमरे में जाकर फांसी लगा ली। उनको हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। हमको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको फतेहपुर में एक साथ 2 परिवार बर्बाद हो गए। काजल के परिवार ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जिस घर में कल तक शादी की तैयारियां चल रही थी, उस घर में अब मौत का मातम पसरा है। ऐसे में परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। बात नहीं कर, मैं इस मुझसे कहा मैं बहुत काम का प्रेशर है, कोई सिलसिले पे नहीं बात कर पा रहे। कह रहे थे काम का बहुत प्रेशर है और नहीं बात कर पा रहा है, फिर बात में करेंगे।
अभी नहीं कर पा रहे, ऐसे बोल रहे हैं। उचित न्याय मिलना चाहिए, या तो सुधीर हमारा दामाद खत्म हो गए, उनकी जगह में बिटिया नौकरी मिलना चाहिए, या तो गवर्नमेंट हमारा उसका मुआवजा दे पूरा, दोनों पक्ष का। हमारी उचित न्याय होना चाहिए। हम गरीब आदमी है, किसी साथ बिटिया देखो। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुधीर के परिवार से मिलने पहुंचे, 2 लाख की मदद भी की। इतनी जल्दीबाजी क्यों और इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? दबाव बनाने की वजह से परिणाम ये हुआ कि उनकी जान चली गई और उन्हें सस्पेंशन की चिट्ठी की धमकी दे दी। तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहाँ जहाँ हो रहा है ऐसा है, वहाँ ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। आपने न ट्रेनिंग दी उन्हें, न फॉर्म भरना सिखाया और सीधा आप करा रहे हैं। ये सवाल लगातार उठ रहा है। बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दबाव कम समय में काम पूरा करने का है या इसकी और भी वजह है, ये जानना जरूरी है। आखिर बीएलओ के सामने दिक्कत क्या आ रही है? बीएलओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें हर वोटर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। वोटर्स काम के लिए घर से सुबह जल्दी निकल जाते हैं। ऐसे में बीएलओस को फॉर्म देने के लिए वोटर्स के घर या तो सुबह जाना होता है या रात में। ऐसे में बीएलओस को एक ही घर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक यही प्रक्रिया उन्हें फॉर्म वापस लेने के लिए भी करनी पड़ती है। कुछ वोटर्स रहने के लिए दूसरी जगह जा चुके हैं। ऐसे में उनसे संपर्क करने में बीएलओ को काफी दिक्कत हो रही है। बीएलओ के साथ एक सहायक होता जरूर है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिली होने के कारण सारी जिम्मेदारी बीएलओ के सिर पर ही आ जाती है। निलंबन का डर केवल बीएलओ को दिखाया जाता है। एसआईआर की प्रक्रिया में कई वोटर 2003 के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, लिहाजा उसकी सही जानकारी बीएलओ को देनी पड़ रही है और इसके कारण उनके रोजमर्रा के काम में भी दबाव पड़ रहा है। इसके साथ ही इस पूरी जानकारी को ऑनलाइन माध्यम से फीड करना पड़ रहा है और जो वोटर गलत जानकारी दे रहे हैं उसे भी बीएलओ को ही सही करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस काम के दबाव के चलते जो बीएलओ हैं उनको घर जाकर काम करना पड़ रहा है और इसके कारण से वो अपने घर और परिवार को ठीक ढंग से समय नहीं दे पा रहे हैं। बीएलओ को एसआईआर के साथ अपनी नौकरी भी करनी है, वहां भी खुद को अप टू डेट रखना है। इसमें कोई रियायत नहीं है, जो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। रात में हम लोग 1:30 से 2 बजे तक काम करते हैं। फैमिली को दाएं बाएं करके करना पड़ता है किसी तरीके से, कभी दिन में कभी शाम में, नहीं तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आप लोग फॉर्म नहीं कलेक्ट कर रहे। आए दिन हम लोग डीएम सर की डांट खाते हैं, एसडीएम मैम डांटती हैं। इसमें दो राय नहीं, देश में समय समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होना चाहिए। अवैध, मृत और फर्जी मतदाताओं के नाम कटने चाहिए, क्योंकि मतदान का अधिकार महज एक बटन दबाना नहीं है। देश के हर नागरिक को मिला वो अधिकार है जिससे वो अपनी पसंद की सरकार को चुनता है। सिस्टम की लापरवाही से ऐसे कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाते हैं जो कानूनी रूप से वोटर नहीं बन सकते। ऐसे में वोटर लिस्ट की सफाई चुनाव आयोग का लोकतांत्रिक कर्तव्य है, लेकिन इस बार एसआईआर का जो अमानवीय पक्ष सामने आ रहा है वो बेहद चिंताजनक है। अच्छे लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है, इसके लिए जो कीमत चुकाई जा रही है वो वाजिब है। बीएलओ से जुड़ी जो खबरें और तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, वो चिंताजनक हैं, क्योंकि हर पीड़ित परिवार एक ही बात कह रहा है और वो है बीएलओ पर दबाव की। एक सड़क हादसे के दौरान बीएलओ यशवर्धन की 2 पसलियां टूट गई थी। बावजूद इसके वो इसी हालत में एसआईआर के काम को अंजाम देने घर से निकल रहे हैं। बेड टेस्ट के लिए कहा डॉक्टर ने, लेकिन बीएलओ का काम पहले जरूरी है, तो इसलिए हम बीएलओ का काम कर रहे हैं। डॉक्टर ने सिर्फ बेड टेस्ट के लिए कहा, तो बेड रेस्ट में तो बैठते हैं तब प्रॉब्लम होती है, पसलियों में दर्द होने लग जाता है। ये बेल्ट लगाकर बैठते हैं हम लोग, और ये फिक्स कर रखा है। अभी डॉक्टर ने तो कहा है कि आपको सोते समय भी बेल्ट ही पहनना है, तो ये बेल्ट 24 घंटे लगभग रहता है मेरे साथ में। क्या ये तस्वीर चुनाव आयोग, जिले के डीएम, एसडीएम, बीडीओ को नजर नहीं आ रही?
क्या हर तस्वीर झूठी है? क्या हर बार ये कहने से काम चल जाएगा? बीएलओ पर दबाव नहीं है। एक दलील ये भी दी जा रही है कि जिनको वोटर लिस्ट में सुधार का काम दिया गया है वो इसके लायक ही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये देखेगा कौन? इनकी जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग क्यों नहीं हुई? ट्रेनिंग दी गई तो तकनीकी तौर पर कौन सक्षम है या नहीं, ये कौन पुख्ता करेगा? बगैर हथियार के तो जंग नहीं लड़ी जा सकती, और अगर लड़ी गई तो फिर अंजाम सबको पता है। बीएलओ को इस दर्द के खिलाफ घंटी बजाइए ताकि जिम्मेदार लोगों तक आवाज पहुंच सके, उन्हें बीएलओ की तकलीफ नजर आ सके, ताकि इस तरह की तस्वीर आने के सिलसिले थम सके। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।